एक छोटा सा प्लेन, दो आदमी और एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ जानलेवा था बल्कि आज के दिन बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लॉस वेगास के होटल के मालिक क्या अजीब सपना कि एयरप्लेन को बिना जमीन छुए घंटों नहीं, दिनों नहीं बल्कि महीनों तक हवा में रखना है। यहाँ सिर्फ फ्यूल का मसला ही नहीं था, ये कहानी है नींद की कमी, दिसंबर की सर्दी और जिंदगी मौत के बीच एक नाजुक बैलेंस रखने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों पायलट्स हमेशा के लिए नीले आसमान में कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे। इतिहास में हुआ एक ऐसा अजीब वाकया जो आज किताबों में कहीं खो चुका है। नाजरीन, 1956 में वॉन बेले नामी शख्स ने लॉस वेगास में अपना एक होटल खोला जो शहर के दूसरे बड़े कैसीनोज और होटल से काफी अलग था, क्योंकि यहाँ सीधे सादे देहाती लोग आते थे। हसेंडा नामी ये होटल इतना महंगा नहीं था और यही वजह थी कि आम लोग यहाँ जाना पसंद करते थे, पर क्योंकि प्रॉफिट काफी कम था तो वॉन बेले अपने होटल की मशहूरी के लिए नए नए आइडियाज सोचता रहता था। एक दिन बॉब टम नामी इसके एक आर्मी पायलट दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो ये हसेंडा की अच्छी खासी मशहूरी करवा सकता है। इसका इशारा एक ऐसे प्लेन को उड़ाने का था जो बिना जमीन को छुए दिनों नहीं बल्कि महीनों तक उड़ता रहे। ये आइडिया वॉन बेले को काफी अच्छा तो लगा, पर क्या वाकई ये होटल की मशहूरी करवा सकेगा या नहीं, और सबसे बढ़कर ये मुमकिन कैसे होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब हवाई जहाज इजाद हुआ तो पहले इसकी फ्लाइट टाइम को सेकंड में रिकॉर्ड किया जाता था। पायलट्स और मैकेनिक्स के लिए यही इम्पोर्टेंट था कि एक हवाई जहाज हवा में कितनी देर तक उड़ सकता है। वक्त के साथ साथ जहाज एडवांस होते गए और इनका फ्लाइट टाइम भी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि बात फ्यूल टैंक पर आकर रुक गई। यानी जितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा इतना ज्यादा फ्लाइट टाइम। 1923 में इस मसले को यूएस आर्मी ने एक प्लेन को हवा में ही दूसरे प्लेन से रिफ्यूल करके हल कर दिया। बस इसके बाद फ्लाइट का पहला रिकॉर्ड फौरन ही तोड़ा गया। पर जिस वक्त बॉब टम ये आइडिया वॉन को दे रहा था, इस वक्त इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जोर काफी टूट चुका था, क्योंकि अब बात जहाज के इंजन या फ्यूल टैंक की हदों की नहीं बल्कि इंसान की जिस्मानी हदों को टेस्ट करने की थी। बॉब टम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा था जो 1949 में दो नेवी पायलट्स ने ईरान का सेडान नामी जहाज 46 दिनों तक हवा में रखकर बनाया था, और इनका जो मकसद था वो मीडिया में काफी हाईलाइट भी हुआ। हसेंडा के मालिक वॉन बेले को ये आइडिया अपने होटल को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छा लगा और इसने बॉब टम से ही रिक्वेस्ट की कि वो ही इस मिशन को पूरा करें। बॉब टम एक जाना माना वर्ल्ड वार 2 का पायलट रह चुका था। सबसे पहले एयरपोर्ट गया, वहाँ से एक सेस्ना 172 जहाज खरीदा और एक मैकेनिक को भी हायर किया ताकि प्लेन को एडवांस फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने को पायलट की सीट हटा दी, क्योंकि अगर टिम को एक महीने से ज्यादा हवा में रहना था तो इसको जरूर एक को पायलट भी चाहिए होगा, और ये दोनों पायलट शिप्स में प्लेन उड़ाएंगे। एक पायलट कंट्रोल संभालेगा तो दूसरा को पायलट की जगह पर रखे फॉर्म बेड पर सोएगा। उन्होंने प्लेन के इंजन में भी काफी चेंजेस किए, जो कि इस पूरे मिशन का सबसे अहम मकसद था। अब बारी थी टेस्ट फ्लाइट्स करने की। साल 1958 की गर्मियों में टेस्ट फ्लाइट्स का आगाज हुआ, पर मसले एक के बाद एक जन्म लेने लगे। टिम ने पहले जो को पायलट हायर किया था, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। टेस्ट फ्लाइट के दौरान अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहते थे। पहले टेस्ट फ्लाइट नाकाम हुई, दूसरी भी नाकाम, और तीसरी में दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ कि टिम ने पायलट को जॉब से निकाल दिया। मसला प्लेन के इंजन में मौजूद एग्जॉस्ट वाल्व में था, जो कि बार बार गर्म हो रहा था। उन्होंने 3 बार मिशन को लॉन्च किया था, पर बुरी तरह से नाकाम रहे। ऊपर से जिस वक्त वो नया रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी नाकाम टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे थे, इस वक्त बरकाट नामी पायलट्स 172 जहाज पर 50 दिन हवा में रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो चुके थे। दिसंबर तक जहाज के तमाम मसले हल किए और आखिरकार 4 दिसंबर 1958 को हसेंडा अपनी चौथी अटेम्प्ट के लिए मैक्रोन फील्ड से टेक ऑफ कर गया। इस वक्त इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल यानी टेक के ऑफिशियल भी वहाँ मौजूद थे, जो मिशन पर नजर रखे हुए थे। कोर्ट के इंतजाम से बचने के लिए टिम और इसका नया को पायलट जॉन के वापस रनवे पर आए ताकि प्लेन के टायर पर एक स्पेशल व्हाइट पेंट कर सके। अगर तो उन्होंने कहीं छुपके से लैंड करने की कोशिश की तो ये व्हाइट पेंट उतर जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंट नहीं होगा। 12 घंटों के बाद जब पहली बार रिफ्यूलिंग का वक्त आया तो दोनों पहले से एक तयशुदा रोड के ऊपर आए, जहां एक रिफ्यूलिंग ट्रक पहले से मौजूद था। जैसे ही प्लेन रोड के सीध में आया
तो ट्रक ड्राइवर ने अपना फुल एक्सीलेटर दबा दिया। इस वक्त प्लेन को अपनी कम से कम स्पीड पे फ्लाई करना था, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि ट्रक इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता था। जब हसेंडा ट्रक से सिर्फ 20 फीट ऊपर आ गया और दोनों आपस में ऑनलाइन हो गए तो को पायलट ने विंच निकाल कर नीचे फेंक दी। ट्रक में मौजूद वर्कर्स ने इस विंच पर पाइप लगाया और फिर विंच को ऊपर खींच लिया गया। ये पाइप बेली टैंक के पोर्ट से कनेक्ट किया गया और फिर ट्रक को इशारा दिया गया कि वो फ्यूल पंप को ऑन करे। अगले 3 मिनटों तक हसेंडा और ट्रक बिल्कुल साथ साथ। इसी दौरान अगर छोटी सी भी कोई गलती होती या दोनों में से किसी की भी स्पीड कम या ज्यादा होती तो इसका अंजाम सिर्फ मौत था। जब बेली टैंक भर गया तो को पायलट ने पायलट को निकाल कर वापस नीचे फेंका और अगले 12 घंटों के लिए दोबारा प्लेन हवा में उड़ गया। अगर इनको 50 दिनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था तो यही प्रोसेस कम अज कम 100 बार रिपीट करना होगा। टिम और कोक कुछ दिनों तक लॉस वेगास के ऊपर ही फ्लाई करते रहे ताकि अगर जहाज में कोई मसला हो तो लैंडिंग स्ट्रिप करीब ही हो। लेकिन जब सब ठीक लगने लगा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के वीरान मैदानों के ऊपर भी काफी वक्त गुजारना शुरू किया। ज्यादा ऊंचाई पर फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है मगर टेम्परेचर भी फ्रीजिंग हो जाता है, तो ठंड से बचने के लिए उन्होंने जमीन के करीब ही फ्लाई करने का इरादा किया। कम ऊंचाई पर नज़ारे तो अच्छे होते हैं पर रात के वक्त पहाड़ और बादल जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दोनों फारिग टाइम में बुक्स पढ़ते, एक्सरसाइज करते और गपशप में वक्त गुजारते थे। दिन में 2 मरतबा रिफ्यूलिंग का फायदा उठाकर सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि जरूरत की दूसरी चीजें भी ऊपर खींच लेते थे, जैसा कि पानी, इंजन ऑयल और हसेंडा के शेफ्स के हाथ का बना हुआ खाना। यहाँ आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जो खाना वो खाते थे वो आखिर जाता कहाँ था, यानी वो टॉयलेट कहाँ करते थे। उन्होंने प्लेन में एक फोल्डिंग टॉयलेट सीट रखी थी जिसके नीचे एक वेस्ट बैग लगा रखा था। वो वेस्ट से भरा ये प्लास्टिक का बैग असल में वो कैलिफोर्निया के वीरान मैदानों के ऊपर खाली करते थे। ये बात कभी उन्होंने खुद नहीं बताई पर को पायलट के मरने के बाद इसकी बीवी ने बताई थी। अब टिम और को हवा में 36 दिन गुजर चुके थे। उन्होंने अपनी न्यू ईयर इवनिंग भी जहाज में ही गुजारी पर थकन और टेंशन के असरात नजर आने लगे। ये दोनों छोटे से प्लेन कैबिन में बहुत तंगी का सामना कर रहे थे। प्लेन इंजन की आवाज में इनकी नींद भी सही से नहीं हो रही थी। एक रात ऐसा हुआ कि टिम कंट्रोल पर बैठे बैठे ही सो गया। हैरत अंगेज तौर पर अगले 1 घंटे तक टिम की आंख नहीं खुली और जहाज सिर्फ ऑटो पायलट के दम पर सीधा फ्लाई करता रहा। जब टिम की आंख खुली प्लेन एक अनजान जगह पर लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। अगर कुछ मिनट और टिम की आंख नहीं खुलती तो जहाज किसी पहाड़ी से टकरा जाता। 12 जनवरी को यानी डे 39 पर प्लेन में एक मसला हो गया। प्लेन का जनरेटर फेल हो गया, यानी अब रेडियो, लाइट्स, हीटर और टैंक से फ्यूल को विंग्स में पंप करने का सिस्टम काम नहीं करेगा। ग्राउंड क्रू ने एक छोटा विंड टरबाइन ऊपर भेजा पर यह सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था कि रेडियो चल सके। बचे हुए दिनों में फ्यूल को मैनुअली हाथ से पंप करना पड़ा। लाइट्स न होने की वजह से रात के वक्त रिफ्यूलिंग का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल हो गया। इस मसले को भी उन्होंने विंच पर एक फ्लैश लाइट बांध कर हल किया ताकि ग्राउंड क्रू को नजर आ सके कि पाइप कहां अटैच करना है। और रिफ्यूलिंग ट्रक के 300 फुट के आगे एक दूसरी ट्रक चलाई गई जिस पर सर्च लाइट लगाई थी। अब मसले दिन ब दिन मजीद बढ़ने लगे। प्लेन का फ्यूल गेज खराब हो गया, टेकोमीटर फेल हो गया और इंजन में कार्बन जमना शुरू हो गया। जैसे ही 23 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ने का वक्त करीब आया, हसेंडा को आखिरकार वो पब्लिसिटी मिलना शुरू हुई जो हसेंडा के मालिक चाह रहा था। बेलन वॉन ने हर बड़े शहर के ऊपर से गुजरने का एक शेड्यूल बनवाया, अखबारों में पब्लिश करवाया ताकि लोग प्लेन को देख सकें और इस हिस्टोरिक मूवमेंट को कवर कर सकें। एक दफा इसने पूरा एक अलग प्लेन फोटोग्राफर से भर कर भेजा जो हसेंडा के साथ उड़ा और कुछ यादगार तस्वीरें भी खींच सका। इस मोमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए को पायलट ने प्लेन से बाहर निकलकर विंड स्क्रीन साफ करने का करतब भी किया। अखबारों ने ये तस्वीर छापी और पूरा मुल्क इस हिस्टोरिक फ्लाइट पर ध्यान देने लगा। 23 जनवरी को शाम 3:52 पर हसेंडा ने 50 दिन का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी मेहनत और मुश्किलात उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने में काटी थी, टिम और कोक ने फैसला किया कि फिलहाल लैंड नहीं करेंगे। जब तक चल सकता है ऐसे ही चलता रहे और ऐसे उन्होंने मजीद 14 दिन हवा में गुजार दिए। आखिरकार प्लेन अब वो और ज्यादा फ्लाई करने के काबिल नहीं बचा। 7 फरवरी 1959 वाले दिन पूरे 64 डेज हवा में रहने के बाद उन्होंने फाइनली मकरेन फील्ड के कंट्रोल टावर से लैंडिंग की परमिशन मांगी और प्लेन को लैंड कर लिया। लैंड के वक्त प्रेस का हजूम था और मुल्क भर से ये हिस्टोरिक मोमेंट देखने एयरपोर्ट पर आए थे। वाइफ और
اور بچے اور ہسینڈا ہوٹل کا پورا اسٹاف شامل تھا۔ ٹیمورکو کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اپنے دم پر پلین سے اترنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ آفیسرز نے بھی کنفرم کیا کہ وائٹ ٹائر پینٹ بالکل انٹیک تھا، یعنی پلین سچ میں بنا لینڈ کیے 64 دنوں تک ہوا میں ہی رہا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔